जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से एक बार। कल हम लोग देखे थे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आज हम लोग देखेंगे पीक्यू। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सम्राट चौहान। स्वागत है फिर से एक बार मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों, विशेषकर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो या भारत के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें प्रश्न आए हुए हैं डीपीएसपी से, उसे आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोगों से प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी कि पीवाईक्यू सही से सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कुछ तो गड़बड़ है दे देवा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है रे देवा। तो उस गड़बड़ी को चेक कैसे किया जाएगा? पीवाईक्यू के माध्यम से। अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो यानी कि मास्टर का पढ़ाया हुआ सार्थक हो गया। ठीक है, मास्टर सही दिशा में पढ़ा रहा है और आप लोग भी सही दिशा में पढ़ते हुए नोट्स को बना रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। इसकी प्रामाणिकता चेक करने का एक ही आधार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो प्रामाणिकता और प्रबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, विगत वर्षों के एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। ये ना सिर्फ यूपीपीसीएस और एसएससी में आया है बल्कि अब तक कई एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, कई एग्जामों में आ चुका है ये। चलिए देखते हैं क्या है बाबू। तो देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, किस देश से लिया गया है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी में है आयरलैंड से, ऑप्शन सी में पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन डी में है फ्रांस से। तो मैं स्टार्टिंग में ही कहा जो डीपीएसपी का मूल स्रोत है वो स्पेन है। स्पेन से आयरलैंड लिया और आयरलैंड से भारत। तो यहाँ पूछा क्या है, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया है? तो बाबू होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयरलैंड से लिया। लेकिन मूल स्रोत की बात की जाए तो स्पेन होगा, ना कि आयरलैंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ग्रहण भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से ग्रहण किया गया है, किस देश से लिया गया है? तो बाबू इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, आयरलैंड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सीडीएस का प्रश्न है, क्या है उसे भी देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आइए बाबू देखते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 33 से 46, बी में अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 36 से 51, डी में अनुच्छेद 34 से 52। तो बाबू राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात की जाए बाबू तो कितना से कितना तक है? तो 36 से 51 तक है। और 36 से 51 यहाँ कहाँ है? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख है और ये भाग 4 के तहत आता है, ना कि 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो शुरुआत में ही मैंने कहा, क्या कहा था? ऑप्शन ए में देख लेते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना,
बी में है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी में गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो उद्देश्य मैंने क्या बात बताया था बाबू स्टार्टिंग में ही, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना बताया था। ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा। कैसा इसका उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना मूल उद्देश्य का क्या था, तो उद्देश्य था। आगे देखते हैं MPPCS सहित कई एग्जामों में ये भी आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, भारत के सभी एग्जामों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं DPSP। देखते हैं नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में बात कर रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ है, देख लेते हैं कैसा है। ऑप्शन ए में बाध्य योग्य, बी में है बाध्य योग्य नहीं है, सी में है मौलिक अधिकार, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है, बाध्य योग्य है, हाँ बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार तो बकवास कर रहा है, नहीं है, ये भी बकवास है, नहीं है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कैसा है, तो बाबू ये बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय बाध्य योग्य नहीं है, तो न्यायालय में चुनौती भी नहीं दिया जा सकता, चुनौती भी नहीं दिया जा सकता। इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा, बाध्य योग्य नहीं है। कौन, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हमारा टीम और पूरी संस्थान आपके सफलता को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर निम्नांकित चेक कहा है। तो किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय कहा था, चेक कहा था। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं एच कुंजरू, बी में AK अय्यर, सी में HB कामत, डी में केटे शाह। तो केटी शाह महोदय थे जिन्होंने चेक कहा था। ये एक चेक है और बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। तो ये किसका कथन है, तो केटी शाह महोदय का। ऑप्शन डी इस करेक्ट होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर निम्नांकित चेक कहा, किसने कहा बाबू, तो केटी शाह ने कहा था। इन चीज़ों को आप लोग देखेंगे और याद रखेंगे। अगला देखते हैं, आइए आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और PYQ को सही सुंदर अक्षरों में नोट्स बना लेंगे, एग्जाम के समय रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखिए पूछ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है। तो बाबू ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 48, बी में अनुच्छेद 51, सी में अनुच्छेद 52, डी में अनुच्छेद 54। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है, तो 51 में है, अनुच्छेद 51 में है, और 51 किस में है, तो बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो किस चीज़ का वर्णन है कान में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है, और ये कौन अपनाएगा, तो राज्य अपनाएगा, ठीक है साथियों। तो PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में बैठने से पहले तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके ही बैठ। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को आप लोग आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले मैंने कहा कि 10,000 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद बैठें,
अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे और दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोकेगा। अगर आप लोग नहीं भी करते हैं 10,000 प्रैक्टिस की तैयारी, तो मैं आप लोगों को कराऊंगा, बशर्ते आप लोग हमसे जुड़े रहें और तभी हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और सॉल्व कराएंगे और पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया से गुजरने और सफल होने तक हम लोग आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। मैं तैयारी कराऊंगा, मैं 10,000 पूरे 10,000 प्रश्नों का सेट लेकर आऊँगा और आप लोगों को प्रैक्टिस इतना करा दूंगा ताकि यहाँ से प्रश्न एक भी गलत ना हो। तो जिम्मेदारी मेरी, सहयोग और समर्थन आपकी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 50। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान अनुच्छेद 50 में वर्णित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगला देखते हैं बाबू, क्या? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ये क्या है? तो मौलिक अधिकार है, बी में है मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है बाबू, इसीलिए मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में बैठने से पहले सभी विषयों का लगभग 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर एग्ज़ाम में बैठें। और ये हम लोग कराएंगे, बशर्ते आप लोग हमसे जुड़े रहें, समर्थन देते रहें, बने रहें, ताकि हम लोग का भी ऊर्जा बरकरार रहे। आगे देखते हैं। क्या है? अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। तो ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन है? तो अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। क्या? तो अनुच्छेद 40 बी इज करेक्ट होगा। ग्राम पंचायतों से संबंधित कौन है? तो अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं बाबू, क्या है? तीव्र गति से चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए में देखते हैं मद्य निषेध, बी में है काम का अधिकार, सी में है समान कार्य हेतु समान वेतन, डी में सूचना का अधिकार। तो बाबू राज्य के नीति निदेशक तत्व में मद्य निषेध तो है, हम लोगों ने पढ़ा है, शराब पर प्रतिबंध ये भी है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में वर्णित है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है। यही हमारा सही उत्तर का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। ये किसमें निहित है? एक सिविल संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता। ऑप्शन ए में देखते हैं अनुच्छेद 40, बी में अनुच्छेद 44, सी में अनुच्छेद 45, डी में अनुच्छेद
48 क्लोज ए या क, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा। अनुच्छेद 44 में निहित है क्या, तो समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, क्या है बाबू, तो देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो समाजवादी, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, बी में मौलिक कर्तव्य, सी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डी में है नागरिकता। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इन चीज़ों को देखा, ठीक है, और PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रहे DPSP से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो अक्सर एग्जामों में आते हैं और आए हुए हैं और आने की अपार संभावना है। ये आए हुए प्रश्न थे और आते हैं और आते रहेंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग सही से देखेंगे, समझेंगे और रिवीजन करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।